नमस्कार सभी विद्यार्थियों को इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास के पहले लाइव वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ाई लिखाई के बारे में बात न करके या आप कहें तो अपने सब्जेक्ट मैटर के बारे में न करके आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ एक ऐसे टिप्स बताएंगे जिनको अपनाकर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहली टिप्स है हैंड राइटिंग या आपका हस्तलेख। ओब्वियसली इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपके हैंड राइटिंग का आपके जो मार्क्स उन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। आपकी जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी, जो पेपर चेकर है वो आपको मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाता है यदि आपकी लिखाई है वो साफ, सुंदर, स्वच्छ है। तो दूसरा हमारा पॉइंट है रेखा चित्र, डायग्राम। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में यदि आप क्वेश्चन में खास तौर से जो बड़े क्वेश्चन हैं 6 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, यदि आप उनमें डायग्राम बना के आते हैं तो ये आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। इसके अलावा डायग्राम बनाने का एक फ़ायदा और भी है, हम आपको समझाएंगे कैसे। अब हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं, ये हमने एक रैंडम डायग्राम बना दिया। डिमांड ये हमने एक सिंपल सा एक मांग वक्र बनाया। अब ये डायग्राम है, नंबर दिलाने में कैसे सहायक सिद्ध होगा। मैं खास तौर से हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, आप जब ये डायग्राम बनाते हैं 5-6 जो लाइन है वो आपके डायग्राम बनाने में कंज्यूम होंगी। इसके साथ ही आप इस डायग्राम की व्याख्या करेंगे तो आप 5-6 लाइनें आराम से इस डायग्राम के बारे में लिख सकते हैं। इससे जो आपका जो पेपर है, जो आपका जो क्वेश्चन है वो एक फेयर लेंथ का हो जाएगा। बिना डायग्राम के एक तो आपका क्वेश्चन अधूरा लगेगा, दूसरा वो साइज में, कंटेंट में वो छोटा रहेगा। तो डायग्राम आपको हेल्प करता है अपने क्वेश्चन को एक फेयर, जिसे बोलते हैं उचित लंबाई तक पहुंचाने में। इसके अलावा जो चेकर होता है उस पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि हाँ भाई इस बच्चे को आता है। अब डायग्राम की व्याख्या कैसे करते हैं, हर डायग्राम की व्याख्या में 3-4 लाइनें आप कॉमन याद रख सकते हैं। आपने इनको रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। जैसे हम कैसे लिख सकते हैं डायग्राम की व्याख्या कि ओ एक्स अक्ष पर हमने मांग या मात्रा दर्शाई है, ओ वाई पर हमने कीमत दर्शाई है, डी डी हमारा मांग वक्र है, ओ पी हमारी आरंभिक कीमत तथा ओ क्यू हमारी आरंभिक मांग है। कीमत के कम होने पर ओ पी से ओ पी 1 हो जाने पर मांग है वो बढ़कर ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो जाती है। तो इतना कंटेंट यदि आप लिखते हैं पेपर में तो आपके पेपर के जो आपके जो आंसर की जो लंबाई है वो ठीक ठाक हो जाती है। सेकेंडली, चेकर खासतौर से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में वो डायग्राम देख के आपके बारे में उसके मन में ये ख्याल आ गया कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। इसलिए बाय द वे यदि आपसे कुछ गलती हो जाती है तो शायद वो उसको इग्नोर कर दे कि भाई ठीक है बच्चे से गलती होगी, लेकिन इसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है। थर्ड हमारा पॉइंट है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कक्षा 12वीं में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके 16 नंबर के एक नंबर के सवाल आएंगे। आप ये 16 तैयार कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे आप अपना याद रख लेते टॉपिक से संबंधित, तो आपको 16 में से यदि आप 15-14 नंबर ले आते हैं तो आपकी परसेंटेज है ये बहुत ऊपर ले जाने में सहायक सिद्ध होंगे। दूसरा,
10 छोटे प्रश्न यदि आप याद रखते हैं तो आप उनके बेस पर 10 बड़े क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं। जब आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आप इस मेरी बात से एग्री करेंगे कि हाँ सर ने ये बात सही कही थी। तो अपना फोकस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उन पर रखिए और अपनी जो सब्जेक्ट पे जो पकड़ है वो अपनी मजबूत कीजिए। जब आप इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ेंगे, आपको हर लेसन में हर 2-3 पेज पर छोटे छोटे बॉक्स मिलेंगे। आप इन बॉक्स में लिखी जो जानकारी है वहाँ पर आपको लिखेगा याद रखने योग्य बातें। आप इन बातों को पढ़िए। ये बॉक्स अपने आप में छुपे हुए छोटे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बाइलिंगुअल। ये जो मेरी टिप्स है ये खास तौर से जो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते हैं, जो इंग्लिश से जो अनजान हैं, उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल है ये मेरी टिप्स कि इस साल से 12वीं क्लास से आप जो अपना इकोनॉमिक सब्जेक्ट है इसको आप बाइलिंगुअल पढ़िए। बाइलिंगुअल मीन्स हिंदी भी और अंग्रेजी भी। बाइलिंगुअल मतलब ये नहीं कि आप हर बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करें, नहीं, जो मेन टॉपिक है, जो मेन कंटेंट है, जो खास पॉइंट है, यदि आप इंग्लिश में यदि आप उनको याद रख लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। बाइलिंगुअल में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपने हर चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। यहाँ पर मेरा अभिप्राय है कि आप जो आपकी मेन हेडिंग्स हैं, जो मेन जो टर्म्स, आप उनको इंग्लिश में ज़रूर समझें कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये आपको 2 तरीके से फ़ायदा करेंगे। एक, इस साल के बाद 12वीं पास करके जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बाइलिंगुअल मॉडल ही मिलेगा। तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि अरे ये हम कहाँ आ गए, ये टर्म तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं। तो इस साल के शुरू से ही, सेशन के शुरू से आप आदत डाल लीजिए खास तौर से इकोनॉमिक सब्जेक्ट में कि मेन जो टर्म है उनको हम इंग्लिश में भी ज़रूर याद रखेंगे। इसके अलावा जो बाइलिंगुअल याद रखना वो आपको एक तरह से और मदद करेगा। जब आप इस सिलेबस में आगे पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, तो कई टर्म्स ऐसी हैं यदि आप उनको हिंदी में बोलेंगे तो आपको ये लगेगा अरे पता नहीं हमने ये क्या टर्म है क्या नहीं है। उदाहरण के लिए सकल राष्ट्रीय आय, या मैं बोलूं कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। इतनी लंबी लाइन बोलने के बजाय हम इसको बोल सकते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो दूसरा जो बाइलिंगुअल मेथड आपको एक यहाँ मदद करेगा, लंबी टर्म्स को याद रखने में आपको हिंदी के बजाय इंग्लिश में ज़्यादा आसानी रहेगी। इसके साथ एक एग्जांपल और देना चाहूँगा। 11वीं कक्षा में हमने डाटा कलेक्शन की विधियाँ पढ़ी थी, उसमें एक शब्द आता प्रतिदर्श। प्रतिदर्श, यदि आप इस शब्द को किसी नॉन कॉमर्स या नॉन इकोनॉमिक्स बच्चे के आगे बोलेंगे तो शायद ही इसका मतलब बता पाए प्रतिदर्श का। लेकिन यदि आप इसको इंग्लिश में बोल लें सैंपल, तो मुझे उम्मीद है कि अनपढ़ व्यक्ति भी इस वर्ड को समझ जाएगा कि हाँ भाई सैंपल का मतलब क्या होता है। तो हमारा ये पॉइंट कवर हो गया। आप उम्मीद है कि आप इससे एग्री करते होंगे। तो आप लोगों के लिए मेरी फिर से यही सलाह है कि इस साल से 12वीं क्लास में आप खासतौर से इकोनॉमिक्स को बाइलिंगुअल मेथड से पढ़िए। लास्ट हमारा पॉइंट है, एक हम लिखते समय इंग्लिश और हिंदी के वर्ड्स को गड़बड़ कर देते हैं। इंग्लिश हिंदी वालों को ऊपर, इंग्लिश वालों को नीचे। तो जब जो परीक्षक है, जो चेक करता है तो वो स्किप हो जाता है इंग्लिश वाला। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ।
जैसे एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन थी। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो आमतौर पर ऐसा ही लिखते हैं, हिंदी के वर्ड्स को ऊपर की तरफ, इंग्लिश के वर्ड को नीचे लिखते हैं यदि बीच में आ जाए तो। इससे क्या होता है कि जो चेकर है कई बार इस टर्म को स्किप कर देता, वो उसे ये लगता है कि ये अगली लाइन का हिस्सा है। इस वजह से जो एक ओवरऑल जो इफेक्ट आपके आंसर का वो इससे प्रभावित होता है। तो इसको यहाँ लिखने की बजाय मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, आप इसको भी ऊपर वाले उसमें ही लिखें। इस तरह से, इससे जो चेकर का जो फ्लो है वो बीच में प्रभावित नहीं होगा और उसका जो पेन है ऐसे टिक 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 की फ्लो में चलेगा और आपको अच्छे अंक मिलने में, अच्छे मार्क्स मिलने में सहायक सिद्ध होगी। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अपनी हैंडराइटिंग पर ध्यान दीजिए, डायग्राम को समझिए, उन्हें बनाना सीखिए और उसकी व्याख्या करनी भी सीखिए। थर्ड हमारा पॉइंट है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव टास्क। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जो स्मरणीय तथ्य बोलते हैं जिनको, उन पर हमने विशेष ध्यान देना है। बाइलिंगुअल वे में हमने इकोनॉमिक्स को समझना है, उसको याद करना है और लास्ट में है कि हमने लिखते समय वर्ड्स को ऊपर नीचे नहीं करना है। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरी बात से एग्री भी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इन टिप्स को फॉलो करके इस साल अपने अर्थशास्त्र विषय में, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।